देखिए जो चीज़ यहाँ पर नहीं पढ़नी है वो भी चीज़ें मैं पढ़ा के जोड़ के तब समझाता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी भी मैं आप सभी को यहाँ पर करवा रहा हूँ कि भैया ये जलवायु है, इसके प्रभाव जो भी हैं वो आखिरकार होते क्यों हैं। जब तक कारण पता ना हो दिमाग में मैप नहीं बनती, और दिमाग में मैप बनाने के लिए मैं यहाँ पर बहुत चीज़ें सम्मिलित करता हूँ। तो हमें पढ़ना है बिहार की जलवायु। अगर बिहार की जलवायु हम करें तो 20 मिनट की कक्षा है, 20 मिनट में समाप्त हो जाएगी सारी चीज़ें, लेकिन वो दिमाग में बैठेगा नहीं, है ना। उसका जो फिगर है ना, वो हमारे माइंड में बनेगा नहीं। बनने के लिए क्या होगा, तो सारी चीज़ें हमें समझते हुए चलना होगा। तो हम समझते हैं पहले पृथ्वी से इंडिया पर आएंगे, फिर इंडिया से बिहार पर। ठीक है ना, रेडी हैं? चलिए यहाँ पर समझते हैं। एक एक चीज़ समझिएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये दिख रही है पृथ्वी। चीज़ों को रिलेट करते हुए चलिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर है 0 डिग्री जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। उसके बाद ऊपर आपको दिखाई देगा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने विभाजन किया है 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, एक विभाजन 30.5 पर क्या है आपका कर्क रेखा है, लेकिन हम यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री की बात करेंगे। आपको जो भी ग्राफिंग यहाँ पर दिखाई देगा जहाँ पर मैप, तो यहाँ पर 23.5, 66.5 और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, अर्थात ये क्या है ध्रुव है। तो यहाँ पर क्या है विषुवत रेखा, यहाँ पर आपको 33.5 डिग्री और यहाँ पर ये आपको 66 डिग्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम देखें 33.5 डिग्री से लेकर, है ना, 33.5 डिग्री से लेकर ये क्या हो गया साउथ हो गया, और ये क्या हो गया नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो 33.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 33.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया आ जाता है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर जो मैं लाल वाले से दिखा रहा हूँ ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, पृथ्वी का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कारण क्या है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर मकर रेखा दिखाई देगा 23.5 डिग्री पर, और ऊपर देखेंगे तो कर्क रेखा आपको दिखाई देगा। और सूर्य की प्रकाश की बात करें तो लगभग यहीं पर सूर्य की प्रकाश डायरेक्टली पड़ती रहती है। वर्ष भर की बात करें तो कभी आपको कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत दिखाई देगा जिसे हम उत्तरायण कहते हैं, और कभी आपको दक्षिणायन अर्थात मकर रेखा पर सूर्य दिखाई पड़ेगा। अर्थात ये वैसे क्षेत्र है जहां पर सूर्य की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए यहां पर गर्मी ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल लेते हैं, उष्ण कटिबंध बोल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ध्रुव वाला पार्ट है, ध्रुव वाला पार्ट अर्थात 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ, और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक का जो भी क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर सूर्य की रोशनी अधिकतर टाइम पहुंच नहीं पाती। यहां पर तो देखा जाए कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर 6-6 महीने क्या रहता है, रात रहता है, अर्थात सूर्य की रोशनी यहां पर पहुंच नहीं पाती। परिणामतः यहां पर आपको बर्फ जमे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, अर्थात ये क्षेत्र क्या होंगे, ठंडे क्षेत्र होंगे। तो दो आपने समझ लिया। एक तो हमने देख लिया उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक, तो 33.5 डिग्री साउथ से लेकर 33.5 डिग्री नॉर्थ तक के क्षेत्र क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 डिग्री हम नॉर्थ में बात करें या साउथ में बात करें, ये क्या कहलाते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं शीत कटिबंध। ठीक, अब देखिएगा इन दोनों के बीच में, है ना, यानी कि उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच में यहां पर जो मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, है ना। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीत वाले का प्रभाव और उष्ण वाले का प्रभाव दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। किसके बीच में, तो 33.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 33.5 डिग्री साउथ से लेकर 33.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। ये समझ में आ गया। तो यहां पर जो भी एरिया होगा वहां पर क्या होगा, अत्यधिक गर्मी होगी। और भी बात सुनिएगा, जहां पर टेम्परेचर अत्यधिक होता है ना, जहां पर टेम्परेचर अत्यधिक होता है तो हवाएं गर्म होकर क्या होती है, फैलती है। तो इन क्षेत्रों में टेम्परेचर अत्यधिक होगा तो हवाएं क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होकर हवाएं क्या होगी, फैलेगी। और गर्म हवा जो होती है वो कहां
जाती है तो ऊपर की तरफ उठते हुए जाती है। तो इन सभी क्षेत्रों में देखें तो हवाएं जो होती है वो गर्म होकर कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ उठती जाती है, और जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की तरफ बैठती जाती है। तो इससे क्या हो गया, मान लीजिए जहां पर देखें यहां पर अत्यधिक गर्मी है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठ गई, फैल गई, अर्थात यहां पर कैसा वातावरण बन जाएगा, तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। और जहां पर ठंडी वाले इलाके हैं वहां पर हवाएं गर्म नहीं होगी, हवाएं ऊपर नहीं उठेगी, अर्थात वो संघनित रहेगी, अर्थात वहां पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा। तो वायु कैसे चलती है, अगर इसकी बात करें तो वायु चलने में सूर्य की जो रोशनी है, प्रकाश है, इसका डायरेक्टली रोल होता है। कैसे, तो मान लीजिए एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहां पर क्या है, सूर्य की डायरेक्ट रोशनी यहां पर पड़ रही है, यहां पर डायरेक्ट रोशनी यहां पर नहीं पड़ रही है, अर्थात ये क्या है, ठंडा प्रदेश है, ये क्या है, गर्म प्रदेश है। तो गर्म प्रदेश में हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ बैठेगी, अर्थात यहां पर कैसा क्षेत्र बन जाएगा, निम्न वायुदाब का, क्योंकि यहां पर वायु क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वायु फैल जाएगी और फैल के ऊपर उठेगी, अर्थात वायु यहां पर कम होगा, तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। यहां पर देखें तो वायु की अधिकता होगी इसकी अपेक्षा, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में नेचर क्या करती है, अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास करती है। तो यहां पर खाली स्थान है, यहां पर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, यहां पर क्या है, बहुत खाली है, यहां पर बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो ये जो हवाएं हैं अब ये चलना स्टार्ट करेगी, कहां, तो जहां बहुत ज्यादा है और जहां खाली है, तो खाली स्थान को भरने के लिए ये क्या करेगी, चलेगी। तो ये क्या हो गई, इसी बहाव को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो पवन समझ में आ गया, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली जो हवाएं हैं इसी को हम क्या कह लेते हैं, पवन कह लेते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, सारी चीजें दिमाग में बैठाते हुए चलना है। इतने अच्छे से बता दूंगा कि बिहार की जलवायु दिमाग में सेटअप हो जाएगी, है ना। बारिश कब होगी, है ना, गर्मी कब होगा, ठंडी कब होगी, ये सारी चीज़ें आप लोग बता पाएंगे, है ना। घर वाले भी खुश हो जाएंगे, बच्चा मेरा बहुत कुछ जानता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, इतनी क्लियर हो गई तो बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। ये समझ में आ गया, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब यहां पर हम बात करें भारत, ठीक। तो भारत में आपको कहाँ, ये बिहार दिखाई दे रहा है ना, बिहार दिखाई दे रहा है। और बिहार की अवस्थिति देखें तो बिहार की अवस्थिति जहां पर है वहां पर आपको देखने को मिलता है उप उष्ण कटिबंध, यानी कि इसको भी अब हम कोपेनहेगन के जो यहाँ पर रूल दिए गए हैं उसके हिसाब से देखें तो इसमें भी कई सारे भाग आएंगे। उतना डिटेल में नहीं जाना, उतना डिटेल में हमें भूगोल में करना है, यहाँ उतने डिटेल में नहीं जाना, भारत के भूगोल में करना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, अगर हम बिहार की अवस्थिति देखें तो बिहार की जहां अवस्थिति आपको पड़ती है वहां पर आपको उपोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है। उप उष्ण यानी कि उष्ण कटिबंध तो है लेकिन थोड़ा सा उससे कम, अर्थात उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो बिहार की जलवायु कैसी हो गई, कई बार तो यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार की जलवायु क्या होगी, उपोष्ण कटिबंध आपको दिखाई पड़ेगा। अर्थात बिहार की अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में पाया जाएगा ना बिहार आपका, ठीक है। तो यहां पर जो जलवायु आपको देखने को मिलती है वो कैसी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। अब देखिएगा इसके जलवायु की हम बात करें, इसकी स्थिति हमने देखा बिहार की स्थिति कौन से क्षेत्र में है, तो उपोष्ण कटिबंध के। लेकिन जलवायु की बात करें तो हम कहते हैं कि बिहार की जलवायु जो है वो कैसी है, आर्द्र उपोष्ण है। उपोष्ण तो है लेकिन उपोष्ण में भी आर्द्र उपोष्ण है। अब ये क्या है, ये टर्म समझिएगा। ये देखिएगा ये क्या हो गया, बिहार। अब जलवायु की बात करें तो जलवायु पर बहुत सारे कारकों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हम यहां पर देखिए अक्षांशीय, है ना, अक्षांशीय इसका स्थिति क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात यहां पर पड़ता अगर बिहार तो यहां पर क्या होता, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती। यहाँ के लोग कैसे होते, काले काले होते। जैसे आप देखते हैं ना तमिलनाडु साइड में, साउथ वाले साइड के लोग काले होते हैं। कारण क्या है, सूर्य की रोशनी यहाँ पर बहुत तेज पड़ती है। वहीं कश्मीर वाले क्षेत्र में चले जाएं तो एकदम
वाइट वाइट लाल लाल लोग होते हैं ना। कारण क्या है कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत ही कम पड़ती है। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें जलवायु को प्रभावित करने में, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चीज़ क्या है, अक्षांशीय स्थिति है। अगर यहाँ पर रहे तो यहाँ पर क्या होगा, वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, है ना, वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, साथ ही साथ धूप अत्यधिक होगा। यहाँ पर अगर बिहार आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर बर्फ ही जमी रहेगी, है ना, मैदानी क्षेत्र पूरे बर्फीले हो जाएंगे। तो हम पहली बात क्या समझे कि किसी भी जलवायु पर, किसी भी जगह की जलवायु पर सबसे पहला प्रभाव हम यहाँ पर अक्षांशीय प्रभाव को देख लेते हैं। दूसरा प्रभाव देखें तो दूसरा प्रभाव के रूप में हम समुद्र से दूरी देख सकते हैं, और समुद्र से दूरी हम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि जलवायु के, बिहार की जलवायु जो स्थिति हमने देखा बिहार के उपोष्ण कटिबंध में है, लेकिन इस बिहार की जलवायु हम यहाँ पर आर्द्र उपोष्ण क्यों कहते हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा समुद्र से दूरी। ठीक है। अब देखिएगा, ये आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक। अब देखिएगा बंगाल की खाड़ी, अर्थात यहां से देखें तो यहां पर अब जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण का मतलब हमारा कर्क रेखा और कर्क रेखा के आसपास, तो सूर्य उत्तरायण होगा। और कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा आपको यहाँ से दिखाई देती है ना, ये क्या हो गया, हमारा कर्क रेखा हो गया, जो भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, 7 या 8, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 7 या 8? चलिए, विकास जी ने सही उत्तर दिया है, ठीक है, 8। कौन कौन से, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये दोनों कौन से हैं, ठीक है ना। तो 8 राज्यों से होकर ये क्या गुजरती है, यहां पर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तरायण का मतलब क्या हुआ कि सूर्य डायरेक्टली यहां पर क्या हो गया, कर्क रेखा पर चमक रहा है। जब यहां पर ये वाली सूर्य की स्थिति इन सभी क्षेत्रों में रहती है, अर्थात यहां पर बंगाल की खाड़ी वाली क्षेत्रों में डायरेक्टली क्या पड़ता है, डायरेक्टली यहां पर सनलाइट पड़ता है, परिणामतः यहां पर क्या होगा, एक तो हवाएं गर्म होकर उठेगी, साथ ही साथ यहां पर जब ऊपर उठेगी तो यहां ये क्या है, जल वाला क्षेत्र है, अर्थात हवाएं जब ऊपर उठेगी तो ये अपने साथ जल वाष्प को भी यहां पर लेकर चलेगी, क्योंकि हीट होगा यहां पर। तो पानी को जब भी हम हीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो यहां पर पानी भी वाष्प में परिवर्तित होगा, और साथ ही साथ जो हवा यहां पर हल्की हो रही है, गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो जब भी ऊपर जाएगी तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी, तो यहां पर वाष्पीकृत जो जल है उसको भी यहां पर लेकर जाएगी, जल वाष्प को भी ऊपर लेकर जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, ये संघनित हो जाएगी। साथ ही साथ यहां पर देखें तो इस समय देखें तो आपको पता है ना, यहां पर क्या होगा कि यहां से अब हवाएं जो मॉनसून आती है, मॉनसून का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम पूरा ही यहां पर उलट जाता है। अभी मॉनसून की भी हम चर्चा करेंगे, मॉनसून आता क्यों है उसकी भी चर्चा करेंगे, और बिहार पर कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, देखिएगा, हम समुद्र से दूरी की बात कर रहे हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी, इसकी वजह से क्या होता है, जलवाष्प युक्त जो भी यहां पर हवाएं हैं वो इधर आगे बढ़ती है। यहां पर क्या है, आपके हिमालय हैं, तो आगे बढ़ती है और हिमालय से टकराकर इन सभी क्षेत्रों में झमाझम क्या कर देती है, बारिश कर देती है। तो ये क्या है, समुद्र से दूरी क्या है, पास में है। जबकि इधर देखें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम बोल लेते हैं, इसको हम क्या बोल लेते हैं, आर्द्र। आर्द्र क्यों, क्योंकि यहां के जलवायु में आपको आर्द्रता भी दिखाई पड़ती है। कारण क्या है, समुद्र से नजदीक होना, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्द्र उपोष्ण। तो ये समझ में आ गया कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु है आर्द्र उपोष्ण। स्थिति कहां है, तो उपोष्ण कटिबंध में, ठीक है, और जलवायु कैसी है, आर्द्र उपोष्ण प्रकार की, ठीक है। और एक बात देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है कि बिहार की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय जलवायु है, महासागरीय जलवायु है, इसको भी यहीं पर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक, जो बातें समझाई इसी से मैं रिलेट करता हूं।
इसको बिहार की जलवायु को हम बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु। किसे कहेंगे? जो चारों तरफ से क्या हो, स्थल रुद्ध हो। तो बिहार की बात करें तो बिहार भी क्या है, चारों तरफ से स्थल रुद्ध है। कहीं भी आपको जल से ये लगता हुआ नहीं दिखाई देगा, सागर महासागर से लगते हुए दिखाई नहीं देगा, अर्थात यह क्या है, महाद्वीप है। अर्थात यहां पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जानी चाहिए। लेकिन यहां पर देखें तो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है लेकिन संशोधित प्रकार की, क्योंकि महाद्वीपीय जो जलवायु होती है वो शुष्क प्रकार की होती है, आर्द्रता युक्त नहीं होती है, शुष्क प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि जहां भी महाद्वीपों की बात करें, इधर की बात करें तो ये शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहां पर जितना समुद्र से जितना ज्यादा दूरी होते जाएगा शुष्कता उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहां पर बिहार की बात करें तो चारों तरफ से क्या है, स्थल रुद्ध है, अर्थात महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी से निकटता के कारण यहां पर आपको आर्द्रता भी यहां पर देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि बिहार की जलवायु जो है महाद्वीपीय जलवायु तो है, क्या है, महाद्वीपीय जलवायु तो है, लेकिन महाद्वीपीय में कैसा, संशोधित प्रकार का। कैसा? संशोधित प्रकार का। अर्थात महाद्वीपीय का मतलब क्या हो गया कि शुष्क जलवायु होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, आपको आर्द्रता भी दिखाई देती है, आर्द्रता भी दिखाई देती है। अर्थात ये क्या हो गया, महाद्वीप में थोड़ा सा संशोधन हो गया। ठीक है, इसलिए कहते हैं बिहार की जलवायु कैसी है, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। तो 3 टर्म हमने यहां पर देखा, आशा करता हूं तीनों समझ में आ गए। तीनों क्लियर है, एक बार बता दीजिएगा। सबसे पहले हमने यहां पर देखा था स्थिति इसकी कैसी है, उपोष्ण कटिबंध में, है ना। फिर जलवायु की हमने बात की, आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, और इसमें भी कैसी, महाद्वीपीय जलवायु के रूप में संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। 3 टर्म हमने समझा, तीनों समझ में आया? थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट लेकिन नहीं जाने हैं, ठीक है, दिमाग में बैठा लेने हैं। बंगाल की खाड़ी, बिहार की स्थिति, सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूं दिमाग में बैठा लेने हैं। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ गया है? जहां भी डाउट हो लिख लीजिएगा, वहीं पर अंतिम में जो समय देता हूं वहां पर आप लोग क्लियर करवा लीजिएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? तीनों टर्म हमने समझ लिया। ठीक, हम बात क्या कर रहे थे, बिहार की जलवायु, और हमने बात की कि किसी भी स्थान की जलवायु पर कौन कौन से कारक होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी स्थान से हमें मतलब नहीं है, मतलब कहां से है, बिहार से। अर्थात बिहार की जो जलवायु है, 1 मिनट, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो रहा है, मैं टेम्परेचर कम कर लेता हूँ, गर्मी यहाँ पर इतना ज़्यादा है। पसीने निकल गए इतने में। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम बात कर रहे हैं बिहार की जलवायु, और बिहार की जलवायु पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तो अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है, मैंने यहां समझा दिया। दूसरा, समुद्र से दूरी, यहां पर मैंने समझा दिया। तीसरी बात करें तो बिहार की जलवायु पर तीसरा जो प्रभाव डालता है वो है हिमालय की स्थिति। इसको भी समझिएगा, ये कैसे प्रभाव डालता है। ठीक, हिमालय कैसे प्रभाव डालता है बिहार की जलवायु पर। एक एक टर्म को मैं अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, अपेक्षा ये रहेगी कि आप लोग उसको दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा, क्योंकि कोशिश मेरी यही रहती है कि क्लास में ही सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। अब यहाँ पर बात करें हिमालय की स्थिति, ये कैसे यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है भैया। तो देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने बना दिया क्या, हिमालय। ठीक है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, हिमालय है। ये ऐसे करके अंडमान निकोबार तक चला जाता है, तो ये क्या हो गया, हिमालय हो गया। ठीक, नेपाल में भी आपको क्या दिखाई पड़ता है, हिमालय दिखाई पड़ता है। अब देखिएगा कैसे प्रभाव डालता है। ठीक, हिमालय की स्थिति यहाँ पर अभी हमने देखा, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो इस समय क्या होता है, यहाँ से जो गर्म हवाएं हैं अपने साथ जलवाष्प को लेकर उठती है, ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद ये क्या होगी, इधर चलना स्टार्ट करती है ना। ये चलना इधर स्टार्ट करती है। ठीक है, ये चलना इधर स्टार्ट करती है। ठीक, अब यहाँ से होगा क्या, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हिमालय नहीं होता है ना, यहाँ पर अगर हिमालय नहीं होता तो ये वर्षा यहाँ नहीं कराती है ना, ये आगे बढ़ती चली जाती और इधर तिब्बत वाले क्षेत्र में है ना, चाइना वाले क्षेत्र में ये क्या होता, निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हिमालय की स्थिति है तो हिमालय क्या करती है, ये तो भागता है, यहाँ से दूर जाता है, लेकिन हिमालय बोलता है भैया हम किस लिए हैं,
कैसे चले जाओगे, ये बोलता है हमें जाने दो, ये बोलता है हम ना जाने देंगे भैया, इधर आ, है ना। तो ये इधर चलता है, ये इधर से इसको क्या करता है, बोलता है हम जाने नहीं देंगे। तो ये टकरा के कहाँ, इधर मुड़ जाता है। और इधर मुड़ने के साथ ही जैसे जैसे ये इधर चलता है, यहाँ पर बारिश करते हुए चलता है। और बिहार में जो वर्षा होती है, इसमें हम हिमालय के रोल को इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हिमालय समझ में आया कैसे कार्य करेगा भैया। तो यहाँ से जो भी आपकी जलवाष्प युक्त हवाएं जो हैं, वायु जो है, जो वर्षा करवाने वाली हैं, उसको धकेल देती है इधर, है ना, इधर धकेल देती है। परिणामतः क्या होता है, इन सभी क्षेत्रों में आपको वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो बिहार की जलवायु पर हिमालय की स्थिति कैसे प्रभाव डालता है, ये बातें क्लियर है। चलिए उसके बाद बात करते हैं मॉनसून की, कि यहाँ पर मॉनसून भी क्या करता है। तो यहाँ पर मॉनसून भी अपना प्रभाव डालता है। बिहार की जलवायु पर मॉनसून का भी प्रभाव है। तो मॉनसून को थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं, मॉनसून भी आपका क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, आइए देखते हैं अगले पिक्चर पर। ठीक, मज़ा आ रहा है ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। देख लीजिए, मॉनसून को समझाने के लिए बिहार पर मॉनसून के प्रभाव, अगर पढ़ाना होता तो बस एक लाइन दे के चला जाता कि बिहार के जलवायु पर मॉनसून का प्रभाव पड़ता है, बाकी काम खत्म। लेकिन क्यों पड़ता है भैया, ये भी तो जानना है। ठीक है ना, तो वो समझने के लिए इन पिक्चरों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखिएगा, अभी मैंने बताया पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है ना। अर्थात कभी सूर्य उत्तरायण होता है, कभी सूर्य दक्षिणायन होता है। अर्थात कभी सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है डायरेक्टली लंबवत, तो कभी कहाँ होता है, मकर रेखा पर होता है। और इसी के कारण क्या होता है, जो ITCZ है हमारा, है ना, ITCZ फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, शॉर्ट में कहते हैं ITCZ। ये क्या होता है, ये ऊपर नीचे होते रहता है, ये टेम्परेचर को दर्शाता है ना। हम डायरेक्टली रूप में देखें तो ये उस एरिया को दर्शाता है जहां पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ITCZ। सामान्य भाषा में बता रहा हूं। तो देखिएगा, दोनों में हम समझ रहे हैं। एक तो हम जुलाई वाला, ये पिक्चर जो है आपका जुलाई की स्थिति है, और ये जो पिक्चर है आपका, ये जनवरी की स्थिति है ना। इसी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ठंडी कैसे होती है और गर्मी कैसे होती है, वो सारी चीज़ें, और बारिश कैसे होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ समझ में आएगी। ठीक, देखिएगा जुलाई में क्या होता है, अभी जुलाई ही चल रहा है, अभी की बातें कर रहे हैं। बारिश कैसे हो रही है, झमाझम, इसकी भी चर्चा यहाँ पर हम कर लेंगे। ठीक है, तो जुलाई की बात कर रहे हैं। इस समय देखें जून जुलाई में, तो सूर्य कहाँ रहता है, उत्तरायण रहता है ना। सूर्य कहाँ रहता है, उत्तरायण, अर्थात कर्क रेखा पर लंबवत होता है सूर्य। कब, जून के महीने में, है ना, 21-22 जून के आसपास लंबवत रहता है। अर्थात हम जुलाई की बात करें तो इस समय जो ITCZ है हमारा, तो ITCZ यहाँ पर एक रेखा खींच रहा हूँ, ये क्या है आपका, ITCZ है। ठीक है, अर्थात सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्मी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यही ITCZ पर देखने को मिलेगी। लाल वाला क्या हो गया हमारा, ITCZ हो गया, और ब्लू कलर से आप सभी को दिखा रहा हूँ इक्वेटर, है ना। ये क्या हो गया, ब्लू लाइन से हो गया इक्वेटर। अब हम बात करते हैं ITCZ का। ठीक, देखिएगा ITCZ की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, गर्मी, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर हवाएं गर्म होगी। गर्म हवाएं होती है ठंडी, वो हवाएं कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, अर्थात वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, सब में रोल किसका है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, तो हर जगह आपको टेम्परेचर का रोल दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो लाल वाली लाइनें हैं, यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है ना, अर्थात यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है। अब मैंने दिखाया पूरे विश्व का, विश्व पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है भारत का, भारत पर। तो भारत आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, भारत है। अर्थात भारत में स्थिति आप देखेंगे ITCZ की, तो ये आपको कहाँ, बिहार के भी उत्तर में जाते हुए दिखाई पड़ेगा जुलाई के महीने में। अर्थात बिहार के भी उत्तर में देखें तो क्या हो रहा है, वहाँ पर अत्यधिक हीट है ना, अर्थात निम्न वायु दाब का क्षेत्र वहाँ पर बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा अब मॉनसून कैसे आएगा, तो यहाँ पर अत्यधिक हो गया तो इन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है ना। इन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर है ना। दक्षिण वाले क्षेत्र में क्या है, दक्षिण वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर, और कर्क रेखा के आसपास क्या है, लो प्रेशर। ठीक है, कर्क रेखा के
पार कर चुका है तो वहाँ पर है लो प्रेशर। अब वहीं हवाएं कहाँ चलेगी भैया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब में हवाएं चलेगी। तो अब भैया यहाँ पर ये हवाएं चलने लगी, तो यही हवाएं जो यहाँ पर चलती है इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। और कहाँ चल रहा है, तो ये साउथ वेस्ट की तरफ चल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कहाँ, देखिए हवाएं जिधर से चलती है वहीं उसका नाम होता है, ये बात याद रखिएगा। पछुआ हवाओं की बात करें तो ये पछुआ से चलेगी, यहाँ पर साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो कहाँ से चल रहा है, साउथ और वेस्ट, यानी कि इधर से चल रहा है, इधर से हवाएं चल रही है, इसलिए इस मॉनसून को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। अर्थात ये कब चल रहा है, तो गर्मी में चल रहा है, तो इसको गर्मी का मॉनसून या फिर समर मॉनसून भी कहते हैं। तो समर मॉनसून क्यों कहते हैं, क्योंकि समर में चलता है। साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसी दिशा से, हवाएं जिस दिशा से चलती है उसी दिशा का उसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो पछुआ का मतलब हवाएं पछुआ से ही चलेगी। ठीक है, अभी लू पर भी आएंगे बिहार के, तो उस पर सारी चीजें समझ में आएगी। तो ये समझ में आया, इधर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, और ये कर्क रेखा के भी उत्तर में चला जाता है हमारा ITCZ, अर्थात वहां पर हो जाता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र। और जब भी हवाएं ये इधर से चलती है तो बीच में आपको क्या पड़ जाता है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में इधर क्या है, अरब सागर है ना, अरब सागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो एक शाखा आपको इंडिया से इधर अरब सागर वाले में डिवाइड हो जाता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। जो बंगाल की खाड़ी में जाएगा तो जब भी हवाएं चलेगी तो साथ में जो भी मिलेगा वो लेके चलेगी ना। अर्थात यहां पर देखें तो जलवाष्प ये भारी मात्रा में उठाती है। जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जा रही है वो जलवाष्प बड़े स्तर पर उठाती है और उठा के आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए यही झमाझम 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 बारिश करती है ना। तो बंगाल में बारिश की, है ना, बांग्लादेश में तो करेगी, बंगाल में, फिर बंगाल से बिहार में। ठीक है, तो ये सारी झमाझम बारिश यहाँ पर करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं, समर मॉनसून। जनवरी में इसके अपोजिट हो जाता है, अर्थात जनवरी में देखें तो सूर्य क्या हो जाता है, दक्षिणायन होने लगता है ना। जनवरी में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। परिणामतः यहाँ पर ये क्या है, इक्वेटर है, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इक्वेटर है। और यहाँ पर ITCZ, यहाँ पर मैं ब्लू से ITCZ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ITCZ है, ये आपको कहाँ, तो विषुवत रेखा के दक्षिण में जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर कन्वर्जेंस क्यों आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो दक्षिण वाले क्षेत्र में स्थल कम है। हम देखें उत्तर वाले क्षेत्र में तो स्थल यहाँ पर अत्यधिक है, और दक्षिण वाले क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर स्थल क्या है, कम है। इसलिए आपको ज़्यादा इधर जाते हुए नहीं दिखाई देगा। स्थल जो होता है बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। जल की बात करें बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे यहाँ पर ठंडा होता है। और यही कारण होता है कि जो समीर होता है, स्थल समीर और हम देखें तो सागर समीर, दो प्रकार के होते हैं। वो भी सारी भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो जनवरी में सिचुएशन इसका उलट जाता है और यहाँ पर जो ITCZ है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में चला जाता है। अर्थात अब यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर, इन सभी क्षेत्रों में क्या हो गया, हाई प्रेशर। अब क्या हो गया कि ये अपनी दिशा बदल देगी। हवाएं पहले जो कहाँ से, तो साउथ वेस्ट से चल रही थी, है ना, इधर से दक्षिण से उत्तर में जा रही थी। अब ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुका है। दक्षिण वाले क्षेत्र में, विषुवत रेखा के दक्षिण वाले क्षेत्र में लो प्रेशर दिखाई दे रहा है और उत्तर वाले क्षेत्र में आपको हाई प्रेशर दिखाई दे रहा है। परिणामतः यह क्या हो जाएगा, हवाएं उल्टी चलने लग जाएगी। इसी को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, है ना। पहले जा रहा था, अब क्या हो गया, लौट गया। तो इसी को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, या फिर इसको हम बोल लेते हैं विंटर मानसून। क्लियर है, दोनों बातें क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई। ये हो गया मॉनसून। अब देखिएगा मॉनसून का भारत में ये पहुंचता कब है, ठीक है, यहां से समझिएगा। तो यहाँ से ये चली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली, ठीक है। अब भारत में देखें तो 1 जून को ये जो यहाँ पर लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर मॉनसून पहुँच जाती है। कब, तो 1 जून को। 1 जून की बात करें तो भारत में प्रवेश करके ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में, और इन सभी क्षेत्रों में मॉनसून प्रवेश कर जाती है। हमें पहुँचना कहाँ है, बिहार। तो बिहार पहुँचते पहुँचते ये देखें तो ये 5 जून की लाइन है। ये क्या है, 5 जून की लाइन है।
और 10 जून की बात करें तो 10 जून को आपको मॉनसून यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। अर्थात देखिएगा ये है अपना बिहार, अब बिहार में ये एंटर कर चुका है, कब? तो 10 जून को, है ना। तो मॉनसून जो है 10 जून को ये हमारा जो कौन सा उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मॉनसून एंटर कर जाता है और यहां से बरसात प्रारंभ हो जाती है और आज भी बारिश वहां पर हो ही रही है, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ गई। मॉनसून मैंने समझा दिया, आने का कारण क्या है, वहीं ITCZ यानी कि सूर्य की जो रोशनी है ना, तापमान है, इसका विशेष रोल रहता है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर ये जोन बनता है और इसी के कारण यहाँ पर हवाएं चलती हैं। ये हवाएं जो चलती है अपने साथ में बहुत सारे जलवाष्प उठाते हैं और ये जलवाष्प युक्त हवाएं जो हैं वो स्थल की तरफ आगे बढ़ते हैं और बढ़ के झमाझम बारिश कर देते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, मॉनसून जो है, और मॉनसून जब भी आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, बारिश करेगा। तो 10 जून आगे बढ़ते बढ़ते 15 जून की बात करें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है 15 जून तक। हम यहाँ पर देखें 10 से 12 तक, 15 तक, तो पूरे बिहार में आपको मॉनसून फैला हुआ दिखाई पड़ेगा और मॉनसून जब भी यहाँ पर पहुंचेगा झमाझम बारिश होगी, अर्थात बिहार की जलवायु को ये क्या करेगा, बिहार की जलवायु को प्रभावित करेगा। तो जलवायु है ना, अर्थात मॉनसून जो है कैसे बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है, समझ में आ गया? ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। यहां पर थे, पहले पेज पर थे ना, तो मॉनसून समझ में आ गया। अब देखिएगा और किसका प्रभाव पड़ता है बिहार की जलवायु में। तो बिहार की जलवायु पर पूर्व का सामुद्रिक प्रभाव वाला आर्द्र क्षेत्र व पश्चिम के महाद्वीपीय प्रभाव वाले शुष्क क्षेत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात पहले जो मैंने बताया था उसी को एक अलग लाइन में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा कि यहाँ पर देखें तो अगर हम भारत की अगर बात कर लें, ठीक, तो बिहार की अवस्थिति ऐसी है कि इधर क्या है, तो ये समुद्र से लगने वाले जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों में आपको कैसा, तो आर्द्र क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। कौन सा क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, आर्द्र क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। और इधर बात करें, जैसे ही समुद्र की दूरी बढ़ती जाएगी तो इधर आपको शुष्क क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, है ना, शुष्क क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। तो दोनों का प्रभाव आपको बिहार में देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में हल्का शुष्क का और इन क्षेत्रों में देखें तो आर्द्र, है ना, आर्द्र प्रकार के आर्द्र क्षेत्रों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारत के जलवायु पर इन दोनों का भी प्रभाव पड़ता है, जो हमारे शुष्क क्षेत्र हैं उसके और आर्द्र क्षेत्र हैं इसके, तो इनके भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। और साथ ही साथ जो वर्षा की मात्रा होती है, तो वर्षा के मात्रा का भी प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो कहीं भी स्थान, किसी भी स्थान की बात करें तो जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्षा होगा उससे क्या होगा, वर्षा यानी कि जल की वजह से टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। तो बिहार की जलवायु पर वर्षा की मात्रा का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये 6 के 6 कारण समझ में आ गए। 6 में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक। देखिए मॉनसून तिरछी क्यों चलती है, अब इसमें ज्योग्राफी में आप बहुत ज़्यादा घुसाएंगे क्या, उतना ज़्यादा नहीं घुसना है, ठीक है। एक तो होता है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो पृथ्वी की गति हो गई और दूसरा किन का नियम लग जाता है, दूसरा किन का नियम लगता है, जिसके हिसाब से, है ना, हवाएं जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर दाएं बाएं मुड़ जाती है ना, याद आ रहा है। देखिए ऋषि जी, इतना तो यहाँ पर बताना नहीं था, फिर भी मैंने इतनी चीज़ें बता दी, ठीक। बहुत ज़्यादा घुसेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, और लंबे टॉपिक की बात करें तो लगभग 3-4 घंटे तो इसी में लग जाते हैं, उतना अंदर मत घुसवाइए, ठीक है। यहाँ पर एक नियम होता है, कोरियोलिस बल होता है ना, कोरियोलिस बल लगता है, जिसके कारण जो भी हवाएं हैं, है ना, उत्तरी ध्रुव में दाहिने घूमती है बाएं, थोड़ा सा बताइएगा। जैसे हवाएं अभी हमने देखा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, ठीक है, अर्थात इसका डायरेक्शन ये हुआ। अब ये जब हवाएं चलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, कोरियोलिस बल के कारण ये उत्तरी ध्रुव में अपने दिशा से किधर, दाहिने या बाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
चलिए सबके सही है, सबके सही हैं, ठीक है। जब उत्तरी ध्रुव में ये चलती है तो अपने दिशा के दाहिने तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ये बाएं तरफ मुड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा समझाने के लिए क्यों मुड़ती है, तो वहाँ पर हमें यहाँ पर नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यह एक प्रश्न है कि वर्षा और वर्षण में क्या अंतर है। वर्षण की बात करें तो पूरा एवरेज की हम बात करते हैं, वर्षा का मतलब अभी अभी हो गया तो उसको हम वर्षा बोलते हैं, और वर्षण की बात करें तो ये पूरा एवरेज हो जाता है, ठीक है। जैसे पूछा जाए कि इस महीने में कितना वर्षण हुआ, अर्थात हम एवरेज देख रहे हैं कि पूरे महीने में क्या एवरेज हुआ, ठीक है ना। चलिए डेविड लीजिए, आप ज्योग्राफी में घुसा रहे हैं, है ना, आप ज्योग्राफी में घुसा रहे हैं। यहाँ पर जो वायु है, वायु का डायरेक्शन भी तो होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ तो क्या है, हिमालय है, तो हिमालय की वजह से वर्षा हो जाती है। अब आंध्र प्रदेश, आप भूगोल में मत घुसवाइए पूरा, ठीक। इन्होंने लिखा है कि समुद्र से दूरी शुष्क मौसम होने के रीज़न हैं, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट में इतना गर्मी क्यों है जबकि डिस्टेंस समुद्र से कम है। गर्मी की बात करें तो टेम्परेचर है ना भैया, अक्षांश पर वो करेगा ना, अक्षांशीय जो हमारा विस्तार है उसके आधार पर होगा ना भैया। आप लोग भूगोल में घुसवा रहे हैं, भारत के भूगोल में नहीं घुसना। जितना समझाना था मैंने यहाँ पर बता दिया। भारत के भूगोल में घुसवाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ये टॉपिक भी आज हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो बिहार कर रहे हैं, बिहार समझिए, ठीक। भारत के भूगोल में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारी चीज़ें, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, वृष्टि छाया क्या होती है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती, मॉनसून के वृष्टि छाया, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नहीं जाना, ठीक है ना। चलिए ये 6 चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। एक तो मैं इतना जोड़ के समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जोड़ने के चक्कर में, इतना अंदर घुसाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमारा मेन टॉपिक ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम बिहार पे फोकस करने वाले हैं। तो बिहार की बातों के लिए मैंने पृथ्वी पर से उठाया, पृथ्वी से भारत पहुँचाया, भारत से बिहार पहुँचाया। लेकिन अब भारत को आप सोच रहे हैं कि पूरा मौसम प्रणाली पढ़ाऊँ भारत की, तो भारत की मौसम प्रणाली में यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये भी मॉनसून भी यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए आगे की हम बात करते देखिएगा, ठीक। अब देखिएगा बिहार की बात करें, है ना, तो बिहार की अवस्थिति कहाँ है। अगर आप देखेंगे तो अभी हमने देखा कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इस कर्क रेखा के उत्तर में बिहार की अवस्थिति है ना। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार की अवस्थिति आपको देखने को मिलती है, अर्थात हम कहेंगे कि बिहार की अवस्थिति कहाँ है, तो उपोष्ण कटिबंध में बिहार स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो बिहार का जो पूर्वी भाग है ना, बिहार का जो पूर्वी भाग है, बिहार के पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। बिहार के पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु है ना। तो बिहार के पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। कारण क्या कि बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से जो भी हवाएं जाती है जलवाष्प युक्त, वो बड़े स्तर पर यहाँ पर क्या कर देती है, वर्षा करती है। अर्थात यहाँ पर हम कहते हैं कि कैसा, आर्द्र जलवायु है। उत्तर पश्चिमी भाग की बात करें, है ना, उत्तर पश्चिमी भाग की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भाग में हम देखें तो अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। और अर्ध शुष्क प्रकार की कहां, तो यहां पर जो हमने ये क्षेत्र देखा था सीवान, गोपालगंज और सारण वाला, यहां पर आपको अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है। तो आर्द्र जलवायु आपको पूर्वी क्षेत्र में, है ना, और अर्ध शुष्क प्रकार की ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आपको गोपालगंज, सीवान और सारण देखने को मिलता है। इन सभी क्षेत्रों में आपको अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बिहार के उत्तर में क्या है, हिमालय अवस्थित है। बिहार के उत्तर में हिमालय अवस्थित है, इसलिए जो बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल जो है, तो बंगाल की खाड़ी से जो भी हवाएं आती है वो वाष्पयुक्त होती है और वाष्पयुक्त होने के कारण यहाँ से क्या होती है, यहाँ से टकराती है हिमालय से और टकराकर भारी मात्रा में यहाँ पर वर्षा करती है। यही कारण देखे, है ना, हिमालय का अगर हम रीजन देखें थोड़ा सा और समझिएगा, ठीक है। एक चीज़ और यहीं पर समझ लीजिए, यहाँ
पर क्या है हिमालय, तो यहां से ये गई और टकरा के इधर आके बारिश कर दी, है ना, गई टकरा के बारिश कर दी। तो ये बारिश आपको कहां दिखाई दे रहा है, उत्तर बिहार वाले क्षेत्र में बारिश दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको उत्तर बिहार के मैदान में अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है। जबकि ये दक्षिणी बिहार में देखें तो दक्षिणी बिहार में आपको वर्षा की मात्रा कम देखने को मिलती है। यही मॉनसून का एक जो देखा जाए तो एक जैसे विभाजन हो जाता है ना, तो यहां पर देखें तो एक आपको कहां से, तो छोटा नागपुर के पठार से होकर चलता है और इसी के कारण दक्षिण वाले भाग में थोड़ा सा आपको वर्षा देखने को मिलता है। बाकी सबसे ज्यादा वर्षा कहां, तो आपको उत्तर बिहार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके बाद वर्षा की मात्रा देखें तो वर्षा की मात्रा हम कैसे देखेंगे, तो वर्षा की मात्रा ये क्या हो गया, पूरब वाला क्षेत्र हो गया, तो ये बे ऑफ बंगाल के पास में है, अर्थात पूरब वाले क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा अत्यधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे, है ना, पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे, वर्षा की मात्रा यहां पर कम होती जाएगी, है ना, वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक, उसके बाद देखिएगा मई जून के आसपास हम बात करें तो मई जून और अक्टूबर नवंबर इस समय में देखें तो बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, चक्रवात उठता है और इन चक्रवातों के कारण भी बिहार के जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है, तो मई जून वाले और अक्टूबर नवंबर वाले जो यहां पर चक्रवात उठते हैं, उन चक्रवातों के कारण भी बिहार की जलवायु प्रभावित होती है। अब ये भी मत पूछिएगा चक्रवात भी यहां पर डिटेल में करवा दूं, चक्रवात भी वही होगा, है ना, एक होता है प्रति चक्रवात की स्थिति और दूसरा होता है चक्रवात की स्थिति, है ना। प्रति चक्रवात यानी कि शांत जो मौसम होता है उसको हम बोलते हैं प्रति चक्रवात, और यहाँ पर जो अशांत प्रकार की मौसम होती है उसको हम चक्रवात बोलते हैं। कारण वही टेम्परेचर होता है ITCZ का ऊपर नीचे होना, उसी के कारण यहाँ पर गर्म ठंडा निम्न और उच्च वायुदाब बनते हैं और उसी के कारण आपको चक्रवात देखने को मिलता है। तो मई जून और अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर चक्रवात देखने को मिलता है, परिणामतः इसका भी प्रभाव आपको बिहार के जलवायु पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जाड़े के दिनों में देखें तो पछुआ विक्षोभ, है ना, जाड़े के दिनों में देखें तो जाड़े के दिनों में यहां पर क्या हो जाता है, ITCZ जो है वो आपको कहां, दक्षिण में देखने को मिलता है। इसी कारण यहां पर जो जेट स्ट्रीम है, भूमध्य सागर से चलती है जेट स्ट्रीम, इसकी ऊंचाई देखें तो 9 से 12 किलोमीटर के बीच में चलती है और इसकी स्पीड जो होती है 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, इसलिए इसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो जैसे ही ITCZ हमारा दक्षिण में जाता है तो ये भी जो यहां पर भूमध्य सागर से तेज हवाएं जो चलती है वो खिसक के कहा, हिमालय के पास तक चली आती है, हिमालय के पास तक चली आती है और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हिमालय से ये जो हवाएं हैं, हिमालय क्या है, ऐसे ही ठंडा है, जैसे कूलर चलता है ना, कूलर में क्या होता है कि ठंडी ठंडी हवाएं जो हम जाली लगाते हैं चारों साइड से, तो उस जाली से होकर हवा आती है, अर्थात हवा ठंडा होकर आती है। वही चीज़ें यहाँ पर भी, हिमालय क्या है, ठंडी है और यहाँ से ये सभी चीज़ें आती है, तो यहाँ पर ठंडे का प्रभाव आपको उत्तर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जाड़े के मौसम में देखें तो पछुआ विक्षोभ के कारण भी यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है। ये वर्षा क्यों होती है, वर्षा के लिए कारण क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिएगा। अब बंगाल की खाड़ी में क्या है, यहाँ पर जल है, अर्थात इधर से जो हवाएं चलेगी तो ये अपने साथ जलवाष्प लेकर जाएगी और इधर क्या कर देगी, वर्षा कर देगी। लेकिन इधर से जो हवाएं आएगी स्थल में, तो स्थल में तो कोई जल है नहीं, है ना, इधर हवाएं चल रही तो इधर वर्षा होगा नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्यों वर्षा होता है, तो यहां पर आपको कौन कौन सी, तो आप यहां पर देखेंगे पर्शियन गल्फ है ना, पर्शियन गल्फ है, आपने देखा होगा, वहां से हवाएं उठाती है, भूमध्य सागर से हवाएं उठाती है और हवाएं उठाकर ये पछुआ विक्षोभ जो है वो यहाँ पर झमाझम बारिश कर देती है इन क्षेत्रों में। तो इसका प्रभाव भी आपको कहाँ, तो बिहार पर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कुछ हल्की हल्की बारिश होती है पछुआ विक्षोभ के कारण। ये बातें क्लियर हो गई, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक, अब आगे देखिएगा आगे की कहानी क्या है। ठीक, अब ऋतुएं जो हैं ये सारी ऋतुएं इसी के आधार पर है। अब यहाँ पर देखें जलवायु के आधार पर, है ना, इतनी विभिन्नताएं हमने देख ली बिहार के संदर्भ में, तो इन सभी विभिन्नताओं के आधार पर हम देखें तो बिहार के ऋतुओं को हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। कितने, 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखें जो जलवायु हमने देखा, इस जलवायु में जितनी भी विभिन्नताएं हैं, विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं के आधार पर बिहार की जलवायु को हम 3
3 ऋतुओं में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन सी? तो ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा यहाँ पर शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, बिहार को हम 3 ऋतुओं में विभाजित कर देते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करें कब से कब तक चलता है, तो भैया मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक आपको ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक वर्षा का काल रहता है और मध्य अक्टूबर या नवंबर से लेकर मध्य मार्च तक आपको ठंडी का मौसम अर्थात शीत ऋतु बिहार में देखने को मिलती है। क्लियर है? अब देखिएगा, सबके कारण यहां पर देखते हैं और प्रभाव देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसका कारण क्या है? अभी अभी हमने देखा, सूर्य इस समय क्या होता है? उत्तरायण होता है, अर्थात कर्क रेखा पर रहता है। ठीक है, तो सूर्य इस समय क्या रहता है? उत्तरायण रहता है। उत्तरायण रहने के कारण बिहार वाले और बिहार के आसपास वाले जितने भी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हो जाती है ना, तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ये कब से हो रहा है? तो मार्च से ये धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य एक ही बार विषुवत रेखा से एक ही बार कर्क रेखा पर तो नहीं आ जाएगा ना, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ये बढ़ना कब से? तो मार्च से, मध्य मार्च से स्टार्ट करता है और बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो मई माह में, मई जून के आसपास अगर बिहार की बात करें तो बिहार वाले में मई के आसपास सीधे डायरेक्टली सन क्या होता है? चमकता है। इसलिए बिहार में मई जो माह है, मई माह सबसे ज़्यादा गर्म रहती है। एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। ये तो पहले की डेटा है, जब वैश्विक तापन लगातार हो रहा है, विश्व का जो तापमान है बढ़ रहा है, और अभी देखें तो इससे भी पार कर जाता है। आपने देखा होगा इतनी गर्मी हो रही है कि अब कूलर काम नहीं करता बिहार में भी। पहले कूलर काम कर जाता था, कूलर अगर ना भी हो तो पंखे में भी लोग सो लेते थे, लेकिन वर्तमान समय में इतनी गर्मी हो रही है कि कूलर भी काम नहीं करता, बिना एसी के काम नहीं चल सकता। पहले आप लोगों ने देखा होगा छतों पर क्या करते थे? सो लेते थे। मैं भी छतों पर बहुत सोया, मैं पढ़ता भी था तो छत पे जाके पढ़ता था, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, गर्मी के मौसम में भी मज़ा आ जाता था। लेकिन वर्तमान समय में आप जाइए छत पे सोने के लिए, है ना, एक तो हवाएं बहुत कम चलती है और साथ ही साथ टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो देखा जाए सबसे गर्म महीना बिहार का कौन सा है? तो मई है। कारण क्या है? सूर्य का उत्तरायण होना, परिणामतः यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिएगा, तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि के कारण क्या होगा? यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, है ना, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। परिणामतः अब ये क्या करेगी? अपने आप में हवाओं को आकर्षित करेगी, जहाँ भी उच्च दाब है वहाँ से हवाओं को क्या करेगी? खींचेगी। अब देखिएगा, ये क्या है? गर्मी का मौसम, और गर्मी के मौसम में देखें तो अभी क्या है? अभी वर्षा हो नहीं रही है, अर्थात मिट्टी में बहुत सारे धूलकण आपको दिखाई देंगे। जब भी दरवाजे पर हम देखें बाहर का जो हमारा एरिया होता है, तो झाड़ू लगाने से पहले हम क्या करते हैं? उस पर पानी छिड़क देते हैं। क्यों? क्योंकि धूल नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो पानी छिड़कने का मतलब वर्षा हो गई, लेकिन इस समय वर्षा नहीं हो रही है, अर्थात मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं धूल के रूप में हैं। अब यहाँ पर क्या है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, साथ ही साथ धूल वाला क्षेत्र है। तो ये क्या करेगी? हवाओं को आकर्षित करेगी। परिणामतः हवाएं तो इधर आएगी, लेकिन आएगी तो जो भी यहाँ पर धूल हैं उन धूलों को भी लेकर आएगी। इसलिए यहाँ पर धूल भरी आंधी आपको देखने को मिलती है। ये हवाएं आएगी कहाँ से भैया? तो पश्चिम से पूरब की तरफ आएगी, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ आएगी, अर्थात क्या कहलाएगी? ये पछुआ कहलाएगी। तो ये जो निम्न दाब का क्षेत्र है, ये कहां से? धूल भरी जो आंधी आएगी ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलेगी, और पश्चिम से पूरब की तरफ चलेगी। तो पश्चिम में क्या है? स्थल वाला क्षेत्र, है ना, तो स्थल वाले क्षेत्र से आएगी तो आर्द्रता होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो यहां पर आर्द्रता में कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो धूल भरी जो आंधियां होती है इसमें आर्द्रता आपको दिखाई नहीं पड़ती। ये जो आंधियां है, गर्म आंधियां आती कहां से है? तो इधर पंजाब राजस्थान में क्या है? बालू वाले जो क्षेत्र हैं वो एकदम गर्म रहते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म वहाँ पर है, और हवाएं जो वहाँ से आती हैं, ठीक है, तो वो कैसी गर्म हवाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आम भाषा में, बिहार की भाषा में लू कहते हैं कि लू चल रहा है। तो लू कैसी हवाएं हैं? पछुआ पवनें हैं। आती कहाँ से हैं? तो पंजाब राजस्थान के गर्म वाले इलाके से आती हैं। ये क्या? आम भाषा में इसको हम लू कहते हैं, जो धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर होती है। ये बातें समझ में आ गया। ग्रीष्म ऋतु की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु
कारण हमने देख लिया और एक विशेषता देख ली कि इस समय यहाँ पर लू चलती है, और लू क्या है, धूल भरी आंधियां हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। ठीक है, अब देखिएगा इन्हीं समय काल में देखें ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत तो पश्चिम से गंगा के मैदान की ओर हवाएं चलती है ना, पश्चिम से गंगा की मैदान की ओर जो हवाएं चलती है इसको हम क्या बोलते हैं, पछुआ पवनें कहते हैं। ये अभी अभी मैंने बताया। ठीक, अब देखिएगा मई से जून की बात करें तो मई से जून के समय काल में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठते हैं, है ना। बंगाल की खाड़ी में क्या उठता है, चक्रवाती तूफान, और चक्रवाती तूफान उठेगा तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, तो इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा कि बिहार का जो पूर्वी भाग है, बिहार के पूर्वी भागों में वर्षा यहां पर होने लग जाती है। तो मई जून में जो चक्रवाती तूफान आते हैं, इस तूफान के कारण बिहार का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में आपको वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो चक्रवाती तूफान आता है, महीना कौन सा है भैया, बैसाख वाला, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवाती तूफानों को हम क्या बोल लेते हैं, काल बैसाखी या फिर नॉर्वेस्टर बोलते हैं, है ना। नॉर्वेस्टर अभी मैंने बताया हवाएं जिस दिशा से चलेगी वहीं उसका क्या होगा, नाम हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल लेते हैं, ऐसे तूफानों को, चक्रवाती तूफानों को नॉर्वेस्टर बोल लेते हैं या फिर काल बैसाखी बोल लेते हैं। तो दोनों टर्म क्लियर है। नॉर्वेस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हवाओं की यही दिशा है ना। और काल बैसाखी बैसाख के समय काल में है ना, काल कौन चल रहा है, वैशाख का, इसलिए इसको काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो काल बैसाखी से क्या होता है, बिहार के पूर्वी भागों में गर्मी में वर्षा होती है। ये बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में सबसे गर्म जो जिला है वो कौन सा है, गया जिला है ना। तो गर्मी में सबसे बिहार का जो गर्म जिला है वो कौन सा है, गया जिला है। और यहाँ का औसत तापमान देखें गर्मी में तो 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ये औसत है। ठीक है, पूरे बिहार का हमने देखा तो मई माह एवरेज क्या है 35 से 45, लेकिन यहाँ पर गया का अकेले क्या है 40 से 41 एवरेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु समझ में आ गया है ना, ग्रीष्म ऋतु समझ में आ गया। अब देखिएगा ग्रीष्म से वर्षा ऋतु कैसे यहाँ पर प्रारंभ होगा। तो देखिएगा वर्षा ऋतु का प्रारंभ हम देखें तो इसके प्रारंभ होने से पहले मार्च से मई तक क्या होता है, तड़ित झंझा, है ना। वहीं जो बिजली चमकती है उसको हिंदी में कहा जाता है तड़ित झंझा। तो तड़ित झंझाओं के साथ यहाँ पर बौछार होती है ना, वर्षा का बौछार होती है, और इसको हम बोलते हैं आम्र बौछार। आम्र बौछार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय देखें तो आम में फल लगना अब स्टार्ट होता है, और ये जो वर्षा होती है इसका इस पर बहुत ही प्रभाव देखने को मिलता है, फायदेमंद होती है, इसलिए इसको हम आम्र बौछार कहते हैं। और यह बिहार के जो पूर्वी भाग है तो पूर्वी भाग में आपने देखा होगा कि जूट यहाँ पर अत्यधिक उत्पादन होता है, तो जूट के फसलों के लिए ये यहाँ पर लाभदायक हो जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की कि वर्षा ऋतु कैसे प्रारंभ होता है। तो अभी हमने देखा मध्य जून के आसपास, तो मध्य जून के आसपास वर्षा ऋतु यहाँ पर प्रारंभ होती है और चलती कब तक है, तो मध्य अक्टूबर तक ये चलती है। वर्षा क्यों होती है, सारी कारण पीछे हमने देख लिया, बस उसको रिकॉल करना है। ठीक है, तो देखिएगा ग्रीष्म ऋतु के अंत तक होता क्या है, बिहार का जो मैदानी भाग है तो मैदानी भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्यों, सूर्य क्या है, उत्तरायण यहाँ पर है ना। तो बिहार का जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में टेम्परेचर डायरेक्ट पड़ता है, अर्थात निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और ये क्या करता है, मॉनसूनी गर्त का काम करता है। जो मॉनसून इधर से चलने वाला है तो इधर क्या है, यहाँ पर मॉनसून जो है वैसी हवाएं जो अपने आप में जलवाष्प को, भरपूर जलवाष्प भरे पड़ी है, और यहां बिहार के मैदान वाले क्षेत्र में क्या हो गया है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया है। अब ये क्या कर रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है कि भैया आ जा, हमारे पास क्या है, खाली है, आके भर, है ना। तो वो भी बोलती है चलो भर देते हैं। तो ये जो मॉनसूनी गर्त जो बनता है ये मॉनसून को आकर्षित करता है, और इसी के परिणाम स्वरूप मॉनसून आता है और बिहार में वर्षा प्रारंभ हो जाता है, और इससे वर्षा ऋतु बिहार में प्रारंभ हो जाती है। बिहार में अधिकांश वर्षा की बात करें तो बिहार में अधिकांश वर्षा, लगभग जितनी भी वर्षा होती है उसका 80% वर्षा जो होता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून से होता है। ये बात याद रखिएगा, जितनी भी बिहार में वर्षा होती है उसका
लगभग 80% हिस्सा कहां से, तो ग्रीष्मकालीन मॉनसून से प्राप्त होता है। तो कई बार स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वर्षा किससे, तो यही ग्रीष्मकालीन मॉनसून से होता है, लगभग 80%। ये भी बात याद रखिएगा। बिहार में मॉनसून का आगमन अभी अभी हमने देखा 10 जून तक हो जाता है, और 15-20 जून की बात करें तो पूरे बिहार में पूरा मॉनसून फैल जाता है और बड़े स्तर पर झमाझम यहाँ पर बारिश होती है। सर्वप्रथम देखें तो कहाँ से आएगी भैया, उधर से बंगाल की खाड़ी से आएगी, है ना। जाएगी किधर, हिमालय वाले, लेकिन हिमालय बोलेगा भैया उधर नहीं जाना, इधर घूम, तो इधर घुमा देगी। अर्थात सबसे पहले जो वर्षा होगा, है ना, इधर गई हिमालय से टकरा के आके, अर्थात किशनगंज में सबसे पहले यहाँ पर वर्षा देखा जाए तो किशनगंज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा, किशनगंज, जहां पर बारिश होगी, है ना। 10 जून तक यहां तक झमाझम बारिश प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे ज्यादा वर्षा ग्रहण करने वाला अगर हम जिला देखें तो बिहार का किशनगंज जिला है, सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर देखने को मिलती है। हमने देखा था ना, जो तराई प्रदेश है, तराई प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होती है, और बिहार का जो हमने देखा था उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। और इनमें भी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यहां पर ज्यादा वर्षा देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा किशनगंज जो है यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जैसे जैसे मॉनसूनी वायु जो है पश्चिम की ओर बढ़ती जाएगी, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाएगी, वर्षा की मात्रा यहां पर कम होने लगती है ना। तो पश्चिम की तरफ बढ़ती जाएगी तो वर्षा कम होती जाएगी, है ना। ये पीछे भी हमने देखा। अब देखिएगा, उत्तरी बिहार के मैदानी भागों में अत्यधिक वर्षा होती है। कारण क्या, क्योंकि हिमालय से जाके टकराया और हिमालय इसको उल्टा घुमा दी, परिणामतः उत्तरी बिहार के मैदान में जो वर्षा है वो अत्यधिक होता है। जबकि हम यहाँ पर देखें दक्षिणी बिहार के मैदान में, तो दक्षिणी बिहार के मैदान में यहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा मॉनसूनी वायु जो होती है इसकी एक शाखा जो होती है छोटा नागपुर के क्षेत्र से होकर गुजरता है, और इसी छोटा नागपुर के पठार से ये गुजरता है। इसी के कारण जो सीमांत पठारी क्षेत्र है बिहार वाले में, वहां पर थोड़ी वर्षा देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो सीमांत क्षेत्रों में वर्षा किससे, तो मॉनसूनी का एक शाखा जो है छोटा नागपुर के पठार की ओर घूम जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर वर्षा देखने को मिलती है। ठीक, अब देखिएगा अक्टूबर नवंबर का समय आ गया भैया, हम वर्षा करवा रहे हैं, जून से वर्षा करवा रहे हैं, जुलाई अभी हो ही रहा है ना। अक्टूबर नवंबर अब आ गया। अक्टूबर नवंबर में देखें तो अब सूर्य धीरे धीरे क्या हो जाता है, इस समय दक्षिणायन हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में सूर्य क्या हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है। परिणामतः उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में अब क्या हो गया, वायुदाब अधिक हो गया। पहले क्या था, निम्न वायुदाब था, अब क्या हो गया, उत्तर पश्चिम में उच्च वायुदाब हो गया। अब क्या हो गया, यहां पर उच्च वायुदाब हो गया। और बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो यहां पर क्या हो गया, वायुदाब यहां पर कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, वायुदाब यहां पर कम देखने को मिल रहा है। परिणामतः अब जो हवाएं पहले ऐसे चलती थी, अब हवाएं पहले हवाएं ऐसे चलती थी, अब हवाएं इसके विपरीत चलने लग जाती है। इसी को हम बोलते हैं लौटता हुआ मॉनसून। तो मैंने पिक्चर पर भी दिखाया था लौटता हुआ मॉनसून किसे कहते हैं, और यहां पर भी समझ लीजिएगा कि अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, सूर्य हो जाता है दक्षिणायन, परिणामतः यहां पर हवाओं की दिशा बदल जाती है और इसे बोलते हैं लौटते हुए मॉनसून। तो लौटते हुए मॉनसून से बिहार में हल्की वर्षा होती है। कारण क्या है, तो वही पर्शियन की खाड़ी है, वहां से पानी उठाती है, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से पानी उठाती है और लाकर जो यहां पर देखा जाए हमारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारत का, है ना, इन क्षेत्रों में वर्षा करते हुए बिहार तक भी इसका प्रभाव हल्के देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं शीत ऋतु की, है ना। शीत ऋतु इसका प्रारंभ कैसे होता है, तो इसकी बात करें नवंबर में इसका प्रारंभ होता है। और अभी हमने देखा, पहले ही मैंने बता दिया है, बस वहीं से चीजें निकाल रहा हूं। नवंबर में इस समय क्या है, सूर्य जो है वो दक्षिणायन है, अर्थात जो वहां पर जेट स्ट्रीम चल रही है ना, हाइट कितनी है, तो 9000 से 12000 मीटर की हाइट पर वो क्या कर रही है, चल रही है। स्पीड 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे, वो क्या हो गई, तो वो है हमारी जेट स्ट्रीम। और उसके कारण क्या हो जाता है, वो जब भी आती है तो हिमालय के दक्षिणी भागों में ठंडी ठंडी हवाएं लेकर आती है, और यहीं से शरद ऋतु की स्थिति यहां पर बन जाती है। तो शरद ऋतु समझ में आ गया कैसे स्टार्ट होता है, तो मध्य अक्टूबर से नवंबर के समय काल में सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है, और जेट स्ट्रीम जो हवाएं होती है वो हिमालय के दक्षिण में
ठंडी हवा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है और यहीं से ठंडी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा शरद ऋतु की विशेषता की बात करें तो इस समय क्या होता है, इस समय आकाश साफ रहेगा, कोई भी हलचल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो आकाश यहाँ पर क्या रहता है, साफ रहता है। हवाओं की बात करें तो ठंडी हवाएं यहाँ पर चलती है, कहाँ से चलेगी, तो स्थल से समीर की ओर, है ना, स्थल से सागरों की ओर क्या करेगी, ठंडी हवाएं चलेगी। ठीक है, और ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचक्रवातीय अवस्था। ठीक है, जब ठंडी हवाएं मजे में चल रही, कहाँ, तो स्थल से समुद्र की ओर। कारण क्या रहा, स्थल वाले क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर निम्न वायु, उच्च वायुदाब है ना, और यहाँ देखिए सागर वाले क्षेत्र में तो यहाँ पर निम्न वायुदाब है। परिणामतः स्थल से समुद्र की ओर यहाँ पर हवाएं चलती हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिचक्रवातीय अवस्था बोलते हैं। औसत तापमान की बात करें बिहार में शीत ऋतु के अंतर्गत तो 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इसमें भी देखें तो जनवरी सबसे ठंडा महीना रहता है, जहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य में रहता है एवरेज। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर 0 डिग्री भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिहार में इतनी अवस्थाएं नहीं आती, लेकिन एवरेज देखें तो 4 से 10 डिग्री यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनवरी जो है ये सबसे ठंडा महीना है। ठीक है, पछुआ विक्षोभ अभी अभी बताया था, तो इस समय शीत ऋतु में पछुआ विक्षोभ जो है इसके माध्यम से हल्की वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये जो हल्की वर्षा देखने को मिलती है इस समय देखें तो रबी फसल लगा रहता है, रबी फसलों के लिए ये लाभदायक सिद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें और निगेटिविटी क्या है तो देखिएगा, जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ने लगता है, जिसे हम कहते हैं पाला पड़ना। तो जनवरी में क्या पड़ता है, पाला पड़ता है, और ये पाला जो है फसलों को हानि पहुंचाती है। और इन फसलों में देखें, इस समय देखें तो गोभी लगा रहता है ना, आलू भी लगा रहता है, मक्का भी लगाया जाता है। तो इन सब में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को पहुंचाता है तो आलू के फसल को नुकसान पहुंचाता है ना। इसी को बोलते हैं कि आलू जो लगाया है उसको क्या कर दिया, पाला मार दिया, आलू को पाला मार दिया। तो यहाँ पर आलू का फसल सबसे ज़्यादा इसकी वजह से प्रभावित होता है। और जनवरी के महीने में ही देखें तो शीतलहर चलने लगती है ना, शीतलहर यहाँ पर चलने लगती है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया। अब अंतिम चीज़ें क्या देखनी है भैया, वर्षा। तो वर्षा जो हमने देखा इसका वितरण कैसे कैसे है, किन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होता है, किन क्षेत्रों में कम। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, बिहार में वार्षिक वर्षा की बात करें औसतन, तो औसतन जो यहाँ पर वर्षा होती है ये लगभग 110 से लेकर 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, कितना, 110 से लेकर 120 सेंटीमीटर के आसपास बिहार में औसतन वर्षा होती है। औसत वर्षा दिन की बात करें, अर्थात 365 दिन का दिन होता है, तो हम इसमें से एवरेज निकालें कि कितने दिन तक यहाँ पर वर्षा होती है, तो लगभग 52 दिन तक बिहार में औसतन 52 दिन तक वर्षा होती है। ये बात याद रखिएगा। तो औसत वर्षा कितना है, 110 से 120 सेंटीमीटर के आसपास। औसत वर्षा दिन देखें तो लगभग 52 दिन के आसपास देखने को मिलता है। अब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की हम बात करें तो उत्तर बिहार के मैदान में देखें तो यहाँ पर एवरेज 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और इनमें सर्वाधिक वर्षा अभी हमने देखा कहाँ, किशनगंज में होता है। ठीक है, अब उत्तर बिहार के मैदान में हमने दो चीजें देखी थी, एक उत्तर पश्चिम का क्षेत्र और दूसरा उत्तर पूर्व का क्षेत्र। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे ज़्यादा देखें तो उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में होता है, यहाँ पर तो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा देखने को मिलता है, जो आपके किशनगंज क्षेत्र वाले में देखने को मिलता है। जबकि दक्षिण बिहार के मैदान की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, और कम वर्षा में सबसे कम की बात करें तो कहाँ, तो नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये जो जिले हैं यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी कक्षा, जिसके अंतर्गत हमने बिहार की जलवायु को समझने का प्रयास किया है। अब इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर करवा लीजिए। ठीक है, चलिए, जो भी डाउट है कमेंट में मैंने ध्यान दिया है। अब जो भी इसमें डाउट है, समझ में ना आया हो, पूछ लीजिए। आज मैं थक गया, लगातार ये मेरी फिर से तीसरी कक्षा है। ठीक, चलिए बताइएगा। हाँ, सबसे ठंडा भी गया ही है। ठीक, जो जल्दी गर्म होता है वहीं जल्दी ठंडा होता है। ठीक है ना, इसी से प्रश्न पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में,
भारत के भूगोल से कि जो राजस्थान का क्षेत्र है थार वाला, वो दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा क्यों होता है? तो वही कारण होता है भैया, टेम्परेचर अगर इसमें हम थोड़ा सा फिजिक्स भी लगा दें, है ना, तो सारी चीज़ें हम कैसे देखेंगे, जो जितना जल्दी गर्म होता है वो उतनी जल्दी ही यहाँ पर ठंडा भी होता है। ठीक है, देखिए 0 डिग्री वाला 1-2 बार देखने को मिला है, बाकी नहीं देखने को मिला है। तब मैं गांव में था, शायद इससे जुड़ा नहीं था। ठीक है, तो 0 डिग्री यहाँ पर याद मत रखिए कि 0 डिग्री होता है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिला है। जब मैं गांव में था, इतने याद नहीं आ रहा कौन सा क्षेत्र था, तब मैं इससे संबंधित उतना जुड़ा भी नहीं था, तो ध्यान नहीं था, लेकिन 0 डिग्री कभी कभी देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन एवरेज देखें तो यही 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ठीक है, चलिए और बताइएगा। चलिए मैं रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ कर दूं।